हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ योगी ट्रिक्स। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके और जीएस के कुछ ऐसे फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमारे पास इसका आइडिया नहीं होता है, तो हम इस सीरीज़ में ऐसे ही डिस्कस करने जा रहे ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपने ढंग से देखना है कि सुविख्यात जो कोहिनूर हीरा है वो किस खान से निकाला गया था। तो आपके ऑप्शन है ए केजीएफ, बी छोटा नागपुर, सी गोलकुंडा या फिर डी बीजापुर। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन गोलकुंडा। तो कोहिनूर का जो हीरा है वो गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। और ये कब निकाला गया था? ये लगभग 1100 और 1300 ईस्वी के मध्य इसे निकाला गया था कोहिनूर। देखिए, कोहिनूर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है माउंटेन पे चमकती हुई कोई चीज़। कोहे का मतलब होता है माउंटेन और नूर मतलब लाइट, तो माउंटेन लाइट भी कोहिनूर को हम लोग कह सकते हैं। तो इसका नाम कोहिनूर रखा गया था। तो देखिए, जब ये मिला तो उस समय जो आपके जो गोलकुंडा है वो काकतीय वंश के अंडर आता था और वहाँ के राजा थे महाराजा प्रताप रुद्र। आपने याद रखना है कौन से राजा थे? महाराजा प्रताप रुद्र। तो हम लोग कोहिनूर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, या पहला जो सवाल होगा वो कोहिनूर पर हमारा होगा। तो देखिए, कोहिनूर के बारे में हमने अभी तक जाना कि ये 1100 से 1300 ईस्वी के मध्य हमें मिला था। उस समय महाराजा प्रताप रुद्र का राज था। गोलकुंडा में मिला। और गोलकुंडा कहाँ पे है? गोलकुंडा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश में हमें ये देखने को मिलता है। और आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बनाई है तेलंगाना से अलग। पहले इनकी 10 सालों के लिए एक राजधानी हुआ करती थी, कौन सी थी? हैदराबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की अब जो राजधानी होगी वो होगी अमरावती। तो अमरावती आपने याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे भी कई बार एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपको याद हो गया कि हैदराबाद गोलकुंडा से ये हमें मिला था। और उसके बाद आपने याद रखना है कि भारत में इसकी बहुत मतलब मशहूर ये हीरा है। और ये सबसे पुराने हीरो में से एक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन इसे अपने साथ ले गया था। महाराजा जो पंजाब से जब उन्होंने जंग जीती थी तो उसके बाद कोहिनूर हीरे को भी अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। तो हीरे के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, दुनिया में जो हीरो की राजधानी है उसे कहा जाता है गुजरात को, कैपिटल ऑफ डायमंड। तो गुजरात क्या है हमारे पास? कैपिटल ऑफ डायमंड। क्योंकि पूरी दुनिया का जो लगभग सबसे बड़ा हिस्सा है हीरे को पॉलिश करना, हीरे को कटिंग करने का, वो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। तो गुजरात को कहते हैं हीरों के बाजार की कैपिटल। ठीक है। इसके बाद आती है कि डायमंड सिटी किसको कहते हैं। पेपर में कई बार ये पूछ लेते हैं। देखिए, इसमें बड़ा एक आपको एक झोल आपको देखने को मिलेगा। गुजरात तो हमारे पास क्या है? आपके पास बाजार है, कैपिटल है, डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है गुजरात। लेकिन डायमंड सिटी से भी एक राज्य जाना जाता है या फिर एक देश जाना जाता है। तो वो देश है बेल्जियम और उसका राज्य है एंटवेप। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, ANTWERP। तो इसको डायमंड सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 80% जो दुनिया का डायमंड है वो इस शहर में आपको रफ स्टेट का डायमंड मिलता है, और 50% जो आपका डायमंड होता है वो कट स्टेट में मिलता है। तो दुनिया भर का 80% जो डायमंड है वो इस एंटवेप सिटी में है, और जो 50% है वो कट रूप में आपको मिलता है डायमंड, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने डायमंड्स की जब भी हमारे पास बात आती है तो 4C इसके ज़रूरी होती है डायमंड के लिए। तो पहला है हमारे पास कट, दूसरा है कलर, तीसरा है क्लैरिटी, और चौथा है इसका कैरेट। तो डायमंड को किस में आप देखा देखा जाता है? अक्सर आपने देखा होगा कि 24 कैरेट सोना कहते हैं, तो डायमंड को भी कैरेट में नापते हैं। तो इसका देखिए, अब कोहिनूर कितना है? हम कहते हैं कि 24 कैरेट सोना क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। लेकिन जब कोहिनूर खोजा गया था तो इसका जो कैरेट था वो लगभग 180 कैरेट का ये हुआ करता था जब ये खोजा गया। और एट प्रेजेंट आजकल की जो स्थिति है, आजकल ये 105.6 कैरेट इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए इसकी शुद्धता का। ठीक है। और इसके बारे में कुछ और जानकारी अगर आपको मैं दूं तो देखिए, स्टडी ऑफ डायमंड को कहते हैं जेनोलॉजी। क्या कहते हैं? जेमोलॉजी, माफ़ कीजिएगा,
जेमोलॉजी। तो स्टडी ऑफ डायमंड को कहते हैं जेमोलॉजी, और इसमें सभी जो स्टोन्स हैं हमारे पास वो सारी आ जाती हैं, तो स्टडी ऑफ डायमंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेमोलॉजी। और उसके बाद आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो डायमंड है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है। जो कार्बन पदार्थ है इसका एलोट्रॉप है। कार्बन के 4 एलोट्रॉप हमें देखने को मिलते हैं, तो डायमंड उनमें से एक है। वो 4 एलोट्रॉप कौन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो कार्बन का है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है ग्रेफीन, और चौथा है बल्कमिंस्टर फ्लोरेंस। इस तरीके से आपने रखना है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। और उसके बाद जो ये बाकी ऑप्शन है इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका KGF है, कोलार गोल्ड फील्ड है, वो 1885 में फाउंड की गई थी जॉन टेलर्स के द्वारा और उसके सन के द्वारा। ये बाकी बीजापुर है, छोटा नागपुर है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने याद रखना है कि हीरे की स्टडी को जेमोलॉजी कहते हैं, और उसके बाद जो है ये आपके इसको नापते किस में है, कैरेट में नापते हैं। एक और चीज़ जो पेपर में पूछ ली जाती है कि हीरे की जो चमक होती है वो किस कारण होती है, तो हीरे की जो चमक है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमें देखने को मिलती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो ठीक है, हमने बहुत सी जानकारी इस वीडियो में इसी क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर ली। चलिए दोस्तों अब अपना अगला सवाल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो अगला सवाल यहाँ पे है हमारे पास, आपने जो निम्नलिखित जो तथ्य हैं इनको आपने सही मिलान इनका करना है। पेपर में कई बार ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे झील दी गई हैं और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर देखे गए हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों को आपको मिलाना पड़ता है। तो ऐसे में आपको इनका पता होना चाहिए कि कौन सी झील किस राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले है लोकटक झील। लोकटक झील के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये मणिपुर राज्य को बिलोंग करती है। उसके बाद है लोनार झील, तो लोनार आपकी महाराष्ट्र में है। उसके बाद है सांबर, माफ़ कीजिएगा, सांबर आपकी राजस्थान में है। और उसके बाद है चिल्का, चिल्का आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा, ए आपका होगा ऑप्शन 2 के साथ, बी आपका होगा ऑप्शन 3 के साथ, सी आपका होगा ऑप्शन 4 के साथ, और जो डी आपका होगा वो होगा ऑप्शन 1 के साथ। तो इस तरीके से आपका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन पेपर के लिए बन गया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। लोकटक जो कि मणिपुर में है, और मणिपुर की राजधानी आपने याद रखनी है कि कौन सी है। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। तो मणिपुर की कैपिटल है आपकी इम्फाल। ओके, तो उसके बाद आते हैं हमारे पास लोनार। लोनार आपकी पता है महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो मुंबई आपने याद रखना है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। और लुनार झील के बारे में एक विख्यात है कि यहाँ पे माइथोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे विष्णु जी का चक्र बना था, उससे यहाँ पे क्या बन गई थी, एक झील सी बन गई थी। जबकि ये कहते हैं कि ये झील एस्ट्रॉयड के कारण, जो आसमान से एस्ट्रॉयड गिरते हैं, क्षुद्र ग्रह जिनको कहते हैं छोटे छोटे, वो उनके गिरने से, उल्कापिंड माफ़ कीजिएगा, उल्कापिंड गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था। कई साल पहले यहाँ पे उल्कापिंड गिरा था। तो लोनार झील काफ़ी मशहूर झील है। ये तथ्य इसके बारे में आपने याद रखना है। ये भी कई बार पेपर पूछ लिया जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी झील है जो आपके उल्कापिंड के गिरने से बनी है, तो आपने लोनार झील याद रखना। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। उसके बाद है सांबर झील। जो सांबर झील है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। जयपुर आपने याद रखना है, जयपुर। जयपुर को देखिए देखिए दोस्तों, पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर में, और जयपुर में क्या है, सांभर झील है। उसके बाद आता है आपका चिल्का। तो चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में आपने याद रखना है। तो उड़ीसा की आपने एक तो याद राजधानी याद रखनी है, भुवनेश्वर। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। और चिल्का लेक यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का लेक पे क्या है सबसे बड़ा, ताज। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये भी तो आपने याद रखना है। तो ताज़ा पानी जिसको हम साफ़ पानी कहते हैं, या फिर मिनरल साफ़ स्वीट वाटर जिसको हम कहते हैं, तो वो है वुलर लेक। तो वुलर झील आपकी जम्मू में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है वुलर लेक। तो वो आपके साफ मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपना अगला सवाल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा जो पंथ की स्थापना है वो आपके ऑप्शन हैं 1599, 1699, 1707 या फिर 1657। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, इन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो 1699 ईस्वी में की थी। ठीक है, बैसाखी का वो दिन था। बैसाखी, कई बार ये पूछ लिया जाता है। बैसाखी का वो दिन था जिस दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी।
तो इससे घबरा के मुगलों ने इन पर फिर से वापस अटैक करने शुरू कर दिए थे। तो ठीक है, खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। और सिखों के कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। तो मतलब 10वें और अंतिम गुरु थे। तो 1 से लेकर 10 तक आपको सिखों के गुरु आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 1 से 10 तक हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि आ, जो पहले गुरु थे वो सिखों के, वो गुरु नानक देव थे। ठीक है, और उसके बाद आपने याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे। और ये इस पद पर कब बने थे? 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में ये इस पद पर गुरु बने और 1708 तक इस पद पर बने रहे। 1708 तक इस पद पर बने रहे। देखिए जो ये सी ऑप्शन है 1707, इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी 1708 में अपने शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने याद रखना है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के दिन की थी। और इनसे जो पहले गुरु जो सिखों के थे, गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने अपनी शहीदी दी थी, जिनके शीश को काटा गया था, तो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा इनके नाम से मशहूर है, गुरु तेग बहादुर जी से। तो सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, 1469 में वे आ, तलवंडी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और गुरु अर्जुन जो देव हैं, उन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। क्योंकि 1604 में उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। लेकिन देखिए 1606 में क्या हुआ कि खुसरो जो कि जहांगीर का बेटा था, उसको समर्थन देने के इल्ज़ाम में जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। तो 1606 में इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं साथ में जो सिखों के 10 जो गुरु थे वो कौन कौन थे। तो सिखों के जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी। तीसरे थे गुरु अमरदास। चौथे थे गुरु रामदास। पांचवे थे गुरु अर्जन सिंह। छठवें थे गुरु हरगोविंद। सातवें थे गुरु हर राय। आठवें थे गुरु हरकिशन। नौवें थे गुरु तेग बहादुर। और जो 10वें और अंतिम थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। देखिए उन इस 10वें के बाद उन्होंने किसी भी जो गुरु है वो नहीं बनाया। उन्होंने जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को ही अपना जो कोट बना के उन्होंने इसी को प्रधान माना, और उसके बाद कोई भी गुरु नहीं बना। ठीक है, तो ये फैक्ट आपने याद रखना। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों का अंतिम गुरु भी कहा जाता है। तो दोस्तों सिख धर्म से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनके गुरुद्वारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो अभी जो आपका करतारपुर कॉरिडोर है, गुरु नानक देव जी की जो जन्म स्थली, और सॉरी अंतिम जो स्थल उन्होंने जहाँ पे बिताए हैं, तो गुरदासपुर कॉरिडोर करतारपुर कॉरिडोर जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान है, जहाँ बिना वीज़ा किए भी जा सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसे दोनों सरकारों के जो आपसी मतभेद को दरकिनार करते हुए बनाया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए थी। तो आपने याद रखना है करतारपुर कॉरिडोर गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है। प्रकाश वर्ष प्रकाश उत्सव भी इनके ही से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो अगला सवाल है, या फिर ये उनका ये वीडियो का अंतिम सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, आपको पहचानना है। यहाँ पे जो अनुच्छेद है हमारे संविधान के वो दिए गए हैं, और उनके जो टाइटल हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा जोड़ा आपको लगता है कि अच्छे से नहीं जुड़ा है। ये यहाँ पे स्पेस के कारण इसके नीचे आ गया, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद 14 है विधि के समान समानता। अनुच्छेद 16 समान अवसर। अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, या फिर अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो अनुकूल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 14 तो हमारा बिल्कुल ठीक है कि विधि के समान सभी बराबर है, राइट जो है हमारा राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ जिसको हम लोग कहते हैं। 16 भी हमारा ठीक है कि समान अवसर स्टेट सभी को प्रोवाइड करेगा। जो 17 है वो उपाधियों का समापन, ये दोस्तों यहाँ पे गलत ऑप्शन है। ठीक है, जो 18 है वो सैनिक उपाधियों को अनुमति, ये बिल्कुल ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 17 है वो हमारे पास गलत है। देखिए जो ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 17 है, वो अस्पृश्यता का अंत होता है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने को कहता है। जो अनटचेबिलिटी हमारे देश में है उसको समाप्त करने की प्रावधान इसमें दिया गया है। तो जबकि 18 में उपाधियों का समापन दिया गया है, और इसका क्लॉज ये है 18 का कि किस सिर्फ सैनिकों को छोड़ के सभी की जो उपाधियां हैं वो ख़त्म की जाती है। जैसे महाराजा, राणा, हिज हाइनेस जो हम लोग कहते हैं वो नहीं कहेंगे, उसे कहने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सैनिकों को ही ये उपयोग करने की इससे
उन्हें सर्टिफिकेट मिला कि वो इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी सभी को जो उपाधियों की समाप्ति कर दी गई थी आर्टिकल 18 के तहत। जो आर्टिकल जो 17 है उसमें अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आपने हमारे साथ बने रहना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। हम अपनी वीडियोस पे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन से आपको रिफ़्रेश करते जाते हैं और आपकी जो तैयारी है उनको एनहांस करते हैं। आपसे एक ही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और सभी दोस्तों तक पहुंचाएंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात आपसे होगी, तब तक के लिए थैंक्स।